हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैवल इनिशिएटिव। माय नेम इज़ तुषार और हमने ये कैवल इनिशिएटिव इसलिए लॉन्च किया है कि जो स्मार्ट एलिमिनेशन टेक्निक्स है जो हम जीएस में अप्लाई करते हैं उन्हें सीसैट में कैसे अप्लाई किया जा सकता है और कैसे हम सीसैट की पर्टिकुलरली कॉम्प्रिहेंजन की एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। और हमारी जो कॉम्प्रिहेंजन की एक्यूरेसी है वो 27 आउट ऑफ हम 22 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो इस हिसाब से हमारा जो कॉम्प्रिहेंजन का स्कोर है वो 45 प्लस चला जाएगा। ओके, और हमारा जो सीसस एक हर्डल है वो हमारा वेपन बन जाएगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, जो 27 सीसट के कॉम्प्रिहेंजन के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम उन्हें कम से कम टाइम में सॉल्व कर सकते थे। कम से कम टाइम मतलब 35 मिनट्स। मैंने खुद ने 2022 में और 23 और 24 में 32 मिनट्स में कॉम्प्रिहेंजन सॉल्व किया है। सो लेस देन 35 मिनट्स में। सो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप सभी कर सकते हो। ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम है तुषार गांगुर्डे। मैंने 4 प्रीलिम्स क्लियर की है, यूपीसी सीएससी की, 3 आईएफएस की, और मैं इंटरव्यू के लिए भी अपेड हुआ था 2023 में। ये कुछ कोर्स की पर्टिकुलरली इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे हम क्या क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे टारगेट रखेंगे कि हम जो कॉम्प्रिहेंजन है उसे 35 मिनट्स के अंदर सॉल्व करेंगे और 45 मार्क्स गेन करने का ट्राई करेंगे। ओके, और ट्राई करेंगे कि हम सीसैट को एक गेम चेंजर बना सकें। ये कोर्स में क्या क्या ऑफर किया जाएगा आपको, इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन है। आज हम 2024 का सीसैट कॉम्प्रिहेंजन पेपर डिस्कस करेंगे। इस कोर्स में पर्टिकुलरली आपको एक बता दूं कि हम 2015 से 2024 तक कॉम्प्रिहेंजन डिस्कस करेंगे। उसमें आपको एक निर्वाणा पीडीएफ भी मतलब दी जाएगी। उसमें एलिमिनेशन कीवर्ड्स एंड लॉजिक्स भी दिए जाएंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं 2024 के पेपर से। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले पैसेज फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हम हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से पहले क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फरेंसेस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज। अब देखो, हमें ये पूरा नहीं पढ़ना, इस पे टाइम क्यों वेस्ट करें। हम सिर्फ इस वर्ड पे फोकस करेंगे, हम सिर्फ इस वर्ड पे फोकस करेंगे। यहाँ पे एजम्पशन लिखा है, यहाँ पे इन्फरेंस लिखा है, बस इस वर्ड पे, बाकी सब कुछ छोड़ दो। कुछ नहीं होता, बाकी स्टेटमेंट में कुछ नहीं होता। जहां पे एक अलग ही स्टेटमेंट आए वहां पे फोकस करेंगे। ओके, पहला स्टेटमेंट है, द करंट मेथड्स ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन आर सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड। अब देखो, यहां पे एक्सट्रीम वर्ड आ गया, सोली। सोली एक एक्सट्रीम वर्ड है, हम इस स्टेटमेंट को इनकरेक्ट मान सकते हैं क्योंकि इन्होंने बोला है कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन सोली रिस्पॉन्सिबल है। ये बहुत एक्सट्रीम हो गया, हम इसको गलत मान सकते हैं। दूसरा, लैंड प्रोडक्टिविटी इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय प्रिवेलिंग ट्रेंड ऑफ फूड लॉस्ट एंड वेस्टेज। अब देखो, ये एक मॉडरेट सा स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट है। इसमें कुछ सा ज्यादा मतलब एक्सट्रीम कुछ दिख नहीं रहा है। ओके, और दूसरा ये भी देख लो, अगर आप इस स्टेटमेंट को निकाल देते हैं ना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है, ये चला गया, यहाँ पे भी 1 है, ये चला गया, यहाँ पे भी 1 है, ये चला गया। डायरेक्टली हमारा आंसर आ गया, कुछ भी नहीं बचा। लेकिन फिर भी देख लेते हैं। रिडक्शन इन द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड रिजल्ट्स इन लेस कार्बन फुटप्रिंट। अब देखो, यहाँ पे भी कुछ ऐसा मतलब एक्सट्रीम सा दिख नहीं रहा। फोर्थ स्टेटमेंट देख लेते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज टू प्रिवेंट और रिड्यूस द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड आर नॉट अवेलेबल। अब देखो, ये बोल रहा है कि जो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी है वो अवेलेबल ही नहीं है। मतलब जो हम लॉस कम कर सकते हैं, वेस्टेज कम कर सकते हैं। अब देखो, ऐसा हो सकता है क्या? आप अपना नॉलेज अप्लाई करो, ऐसा हो सकता है क्या? ये लोग बोलते हैं कि आप पैसेज में नॉलेज अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता। नॉलेज अप्लाई होता है पैसेज में। जहां पे भी आपको लगता है ना कि ये नॉलेज के परे जा रहा है, ये इनकरेक्ट होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम 99.99% वो इनकरेक्ट होता है। हमारा नॉलेज कहता है कि यहाँ पे पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, हमारा डायरेक्टली आंसर आ गया 2 एंड 3। अब देखो, दोनों भी स्टेटमेंट मॉडरेट थे, जनरल थे। आगे का भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद पैसेज की तरफ जाएंगे। बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग assumptions have been made. The food distribution mechanism needs to be reimagined and made effective to reduce loss and wastage of food. अब देखो, ये जो स्टेटमेंट है ये भी एक मॉडरेट सा स्टेटमेंट है। यहाँ पे कुछ भी आपको एक्सट्रीम नहीं दिखेगा। तो इसको, अगर मॉडरेट सा स्टेटमेंट है ना, तो इसको हम इनकरेक्ट नहीं मानेंगे, करेक्ट भी नहीं मानेंगे, लेकिन इनकरेक्ट तो मानेंगे ही नहीं। ओके, दूसरा, इंश्योरिंग द रिडक्शन ऑफ वेस्टेज
एंड लॉस ऑफ फूड इज अ सोशल एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल सिटीजन्स। अब देखो इन्होंने क्या बोला है यहाँ पे, फूड डिस्ट्रीब्यूशन को सोली रिस्पॉन्सिबल बोला है, और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किन किन स्टेक होल्डर्स पे दी है, ऑल सिटीजन्स, मतलब एवरीवन दैट इज लिविंग इन द कंट्री। ये एक बढ़िया थिंग है, आई से एक अच्छी बात है। यहाँ पे सिर्फ इन्होंने ऐसा बोला होता ना कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनली गवर्नमेंट, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनली एजुकेटेड पर्सन, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनली एलिट क्लास, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनली फार्मर्स। अगर कुछ स्पेसिफिक कर देते ना तो गलत हो जाता, लेकिन ऑल सिटीजन्स बोला है तो अच्छी बात है ना, कोई इश्यू ही नहीं है। अब देखते हैं हम पैसेज। अब देखो ये स्टेटमेंट दोनों भी मॉडरेट थे और सही लग रहे थे, तो हमारे हिसाब से तो आंसर ये होगा। अब पैसेज की तरफ जाते हैं। पैसेज पढ़ने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको बताऊंगा बेस्ट तरीका। पैसेज के मतलब फोकस करो लास्ट सेंटेंस या लास्ट 2 सेंटेंसेस पे, ओके। उसके बाद जाना है हमें फर्स्ट सेंटेंस, और उसके बाद जो रिमेनिंग रहता है उस पे फोकस करना है हमें, ओके। ये यहां से यहां तक ऐसे 3 स्टेज, तो ये फर्स्ट स्टेज, ये सेकंड स्टेज, ये थर्ड स्टेज, ऐसा पढ़ के जाना है। अगर हमें यहाँ पे आंसर मिल जाता है बाकी का पैसेज छोड़ दो, अगर हमें यहाँ पे पैसे आंसर मिल जाता है बाकी का पैसेज छोड़ दो, अगर हमें यहाँ पे भी पैसेज आंसर नहीं मिलता ना तो यहाँ से यहाँ तक आपको सिर्फ आई रीडिंग करना है। और आई रीडिंग का मतलब होता है आपको सिर्फ कीवर्ड्स पे फोकस करना है, पूरा मतलब होल पैसेज आपको नहीं पढ़ना है, ओके। अब देखते हैं क्या है, यहां से शुरू करते हैं। द एनर्जी स्पेंट ओवर वेस्टेड फूड रिजल्ट्स इन अबाउट 3.5 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन ईयर ईयर। अब देखो ये बोल रहा है अगर वेस्ट होगा, मतलब जो भी वेस्ट होगा उससे इतना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा एवरी ईयर। इधर यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, रिडक्शन इन लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड रिजल्ट्स इन लेसर। अब देखो ना ये उसका अलग मतलब अपोजिट है ना, ये बोल रहा है कि आप वेस्ट रिडक्ट करोगे, लॉस रिडक्ट करोगे ना तो कार्बन भी कम प्रोड्यूस होगा, सही हो गया ना। फिर अगर ज्यादा करोगे तो ज्यादा होगा, तो कम करोगे तो कम ही होगा ना, तो हो गया सही। मैंने बोला था ना मॉडरेट स्टेटमेंट सही होते हैं, ओके। उसके आगे देखते हैं। डीके ऑल्सो लीड्स टू हार्मफुल इमिशन ऑफ अदर गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, एड्रेसिंग द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड इन ऑल फॉर्म्स इज क्रिटिकल टू कंप्लीट द साइकिल ऑफ फूड सफिशिएंसी एंड फूड सस्टेनेबिलिटी। हमने यहाँ पे क्या देखा था, इंश्योरिंग द रिडक्शन ऑफ वेस्टेज एंड लॉस ऑफ फूड इज अ सोशल एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल सिटीजन्स। इन्होंने क्या कहा है, लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड इन ऑल फॉर्म्स मतलब आप उसे रॉ मटेरियल में मतलब उसको वेस्ट नहीं कर रहे हो, या उसको पैकेजिंग में वेस्ट नहीं कर रहे हो, या किसी भी फॉर्म में, तो उसके लिए ऑल स्टेक होल्डर्स लगेंगे ना। अगर ऑल फॉर्म्स हम कंसिडर कर रहे हैं तो ऑल स्टेक होल्डर का रोल भी तो आ जाएगा, ओके। तो समझ में आ गया ये क्यों सही था, इसलिए मैंने बोला ऐसे वर्ड्स पे आपको फोकस करना है, ओके। और ये सही हो गया। अब इसके बाद जाते हैं, अकॉर्डिंग टू FAO 1/3 ऑफ द फूड प्रोड्यूस्ड ग्लोबली, फ्रूट प्रोड्यूस फॉर ह्यूमन कंजम्पशन लॉस्ट और वेस्टेड ग्लोबली, ओके। इसमें कुछ नहीं, फूड इज लॉस्ट और वेस्टेड थ्रू आउट द सप्लाई चेन फ्रॉम इनिशियल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टू फाइनल हाउस होल्ड कंजम्पशन। मैंने बोला ना, इन्होंने बोला है ऑल सिटीजन, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी यही से आएगा ना, फ्रॉम प्रोडक्शन टू कंजम्पशन एवरीवेयर। द इंक्रीजिंग वेस्टेज ऑल्सो रिजल्ट्स इन, ये मेनली ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एंड एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। अब देखो कभी कभी ना पूरे जो स्टेटमेंट्स होते हैं पैसेज में अवेलेबल नहीं होते, आपको समझना है, पैसेज को कॉम्प्रिहेंड करना है, और इतना टाइम हमारे पास है नहीं, इसलिए लेके आए हम स्मार्ट एलिमिनेशन टेक्निक्स। अब देखो यहाँ पे, द फूड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म नीड्स टू बी री इमेजिन एंड इफेक्टिव टू रिड्यूस। सही बात है ना, क्या गलत है इसमें, इसमें आपको अगर प्रोडक्शन मतलब जो भी लॉस हो रहा है, वेस्टेज हो रहा है, अगर वो कम हो रहा है, अगर हम फूड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म को री इमेजिन करके उसे कम कर रहे तो क्या ही इशू, ये सही हो गया, ये सही हो गया। ये तो हमने एक्सट्रीम की वजह से गलत कर दिया था, तो हमारा डायरेक्टली आंसर यहाँ पे ये आ गया, बी आ गया, और यहाँ पे सी आ गया, हो गया, ओके। आगे चलते हैं, पैसेज नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अभी यहाँ पे हमें डायरेक्टली फोकस करना है कीवर्ड पे, यहाँ पे क्या है, इन्फरेंस। अब देखो क्या है, सेंट्रल बैंक्स कैनॉट ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन विदाउट बजटरी बैकिंग। ये पर्टिकुलरली नॉलेज मैंने आपको एक पीडीएफ शेयर किया है, कैवल्य पीडीएफ, उसमें बोला है मैंने, अगर आपका नॉलेज अप्लाई हो रहा है ना, कन्वेंशनल नॉलेज, फॉर एग्जांपल पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, या कंसेप्चुअल कुछ भी नॉलेज है, अगर वो लग रहा है ना तो नॉलेज अप्लाई करो।
मोस्ट ऑफ द टाइम 99.99% आपके आंसर सही हो जाते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, सेंट्रल बैंक्स कैन नॉट ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन विदाउट बजटरी बैकिंग। सही बात है ना। अगर सेंट्रल बैंक ने उनको इन्फ्लेशन कम करना है तो इन्होंने एसएलआर बढ़ा दिया, सीआरआर बढ़ा दिया और गवर्नमेंट ने सब्सिडीज देना शुरू कर दी। कैसे कम होगा इन्फ्लेशन? नहीं होगा ना, नहीं होगा। तो बजटरी बैकिंग लगती है तो सही हो गया ना फिर ये। दूसरा, द इफेक्ट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज डिपेंड ऑन फिस्कल पॉलिसीज परस्यूड बाय द गवर्नमेंट। यस, सही है, दोनों भी स्टेटमेंट सही है। इनके लिए आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा ऑलवेज रीड पैसेज। आई रीडिंग करनी है हमें। आई रीडिंग का हम कोड लिखते हैं ER। हमें आई रीडिंग करनी ही है, कोई भी कुछ भी हो जाए, हमें आई रीडिंग तो करनी है। आई रीडिंग के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता, आप 15 से 20 सेकंड में आई रीडिंग कर सकते हो। ओके, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब फोर्थ नंबर का। बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग assumptions have been made. Fiscal policies of governments are solely responsible for higher prices. मैंने बोला ना, solely एक एक्सट्रीम वर्ड है, निगेटिव हो जाएगा। और हमारा नॉलेज भी कहता है ना कि फिजिकल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट्स आर नॉट सोली रिस्पॉन्सिबल। अब फॉर एग्जांपल सप्लाई कंस्ट्रेंट आ गया, मतलब जो प्रोडक्शन है वही कम हो गया, तो उससे भी इंफ्लेशन होगा ना। उसमें तो फिजिकल पॉलिसी का कुछ रोल था नहीं ज्यादा, तो गलत हो गया फिर ये। हायर प्राइसेस डू नॉट अफेक्ट द लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अब देखो, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जहां पे भी अफेक्ट, बियरिंग ऑन, इफेक्ट, इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंस, उसके बाद आता है बियरिंग ऑन, ऐसे वर्ड्स आते हैं ना, तो स्टेटमेंट सही होते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने उसके अगेंस्ट लिखा है, डू नॉट अफेक्ट, मतलब अफेक्ट आ गया तो सही होगा, डू नॉट अफेक्ट आ गया तो गलत होगा। यहाँ पे डू नॉट अफेक्ट है तो गलत होगा, ये गलत था। हमारा आंसर आ गया डी। दोनों भी पैसेज पढ़ने की हमें जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी हम नजर मार लेंगे। ओके, जहां पे हमें सिर्फ नजर मारनी है तो हमें वैसे ही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है जैसे हम पैसेज में फॉलो करते हैं। यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट कहाँ से है, हायर इंटरेस्ट रेट्स बिकम इन्फ्लेशनरी नॉट डिस्फ्लेशनरी बिकॉज द सिंपली लीड टू गवर्नमेंट्स टू बोरो मोर टू पे rising debt service cost. The risk of monetary policy unmooring is greater when public debt rises because the interest rates become more important to budgetary deficits. मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया ये पढ़ के, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। As inflation rises, even government previously committed to budget disciplines are pending freely to help us. अब देखो, इन्होंने यहाँ पे क्या बोला था, द इफेक्ट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज डिपेंड ऑन फिजिकल पॉलिसीज परस्यूड बाय गवर्नमेंट। हो गया ना सही। अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया है, हमें कम करना है, तो गवर्नमेंट को भी आरबीआई का साथ देना होगा, सेंट्रल बैंक का साथ देना होगा, उसके बिना नहीं होगा। हायर इंटरेस्ट रेट्स अनाउंस्ड बाय सेंट्रल बैंक्स आर सपोज टू हेल्प प्रोड्यूस modest fiscal austerity because to maintain stable debts while paying more। यहाँ पे क्या लिखा है, विदाउट द फिजिकल बैकअप मॉनेटरी पॉलिसी इवेंचुअली लूजेस ट्रैक्शन। हो गया ना, ये सही, ये सही। यहाँ पे तो मतलब जरूरत ही नहीं थी, मैंने आपको ये ट्रिक बोला है ना, 100% अप्लाई होता है। जीएस में भी होगा, यहाँ पे भी होगा, जीएस में भी होगा, आइल से जीएस में भी होगा। ओके, तो अभी आगे के क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फरेंस। हमें फोकस करना है इन्फरेंस। अब के बाद हम सिर्फ इसी वर्ड पे फोकस करेंगे, इसी वर्ड पे फोकस करेंगे, पूरे स्टेटमेंट पे फोकस नहीं करेंगे। मैं आपको बताऊंगा जहां पे आपको थीसिस स्टेटमेंट, ये जो पूरा स्टेटमेंट होता है ना, कहाँ पढ़ना है मैं आपको वो भी बता दूंगा। ओके, स्टेटमेंट ए, करिकुलम फॉर अर्बन प्लानिंग कोर्सेज शुड हैव अ डाइवर्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। ओके, पहले स्टेटमेंट में कुछ ऐसा मतलब निगेटिव नहीं दिखा, कुछ एक्सट्रीम नहीं दिखा। देखते हैं। इन इंडिया सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर ब्यूरोक्रेसी विच लैक्स फॉर्मल ट्रेनिंग इन अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। ओके, ये थोड़ा सा निगेटिव टोन है इस पैसेज का, तो इसको हम इनकरेक्ट मान सकते हैं। आगे चलते हैं। इन इंडिया द मैनेजमेंट ऑफ अर्बन एरियाज इज अ लोकल अफेयर विद अ क्रोनिक प्रॉब्लम ऑफ इनसफिशिएंट फंड्स। अब देखो, ये जो क्रोनिक वर्ड है, ये एक अटेंशन सीकिंग वर्ड है, जो आपका अटेंशन आपकी तरफ खींच लेता है। और जहां पे भी कोई ऐसा वर्ड आ जाए, फॉर एग्जाम्पल हाई, हाई एक नॉर्मल वर्ड है, लेकिन वेरी हाई, ये एक अटेंशन सीकिंग वर्ड है। जहां पे भी आपको ऐसे वर्ड मिल जाए ना, मच, मोर, हाई, आप उन स्टेटमेंट को इनकरेक्ट पकड़ सकते हो। लेकिन स्टेटमेंट की सीवियरिटी भी देखनी है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक है, वो भी देखना है, सिर्फ उसी वर्ड पे फोकस नहीं करना। अब देखो, इस स्टेटमेंट में बाकी कुछ ऐसा था नहीं, लेकिन क्रोनिक प्रॉब्लम ऑफ इनसफिशिएंट फंड्स, ये ऐसा भी बोल सकते हैं ना, अफेयर विथ अ प्रॉब्लम ऑफ इनसफिशिएंट फंड, लेकिन नहीं, इन्होंने बोला क्रोनिक। जहां पे भी ऐसा अटेंशन सीकिंग वर्ड आ जाए,
आप उस स्टेटमेंट को इनकरेक्ट मान सकते हो, यहाँ पे भी ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। उसके आगे, विथ हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन आवर अर्बन एरियाज द प्लान डेवलपमेंट इन देम इज वेरी डिफिकल्ट। मैंने बोला ना आपको वेरी, यहाँ पे देखो यहाँ पे आ गया वेरी, ये अटेंशन सीकिंग वर्ड है। ऐसे ही सेम अटेंशन सीकिंग वर्ड जहां पे भी आता है उसे आप इनकरेक्ट मान सकते हो। और मैं आपको यहाँ पे एक बोलूंगा, पॉपुलेशन के बारे में जिस भी स्टेटमेंट में बात हो रही है, तो आप ये क्या करता है ना, यूपीसी आपके मिथ्स के साथ खेलता है। हमें क्या लगता है भारत में जो भी इश्यूज हुए ना, इंडिया में जो भी इश्यूज हो रहे पॉपुलेशन की वजह से हो रहे, हमारे मिथ्स के साथ खेलता है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो पॉपुलेशन वो आपके मिथ्स के साथ खेलने के लिए वहां पे डाल देता है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें इसे इनकरेक्ट कर देना है। पॉपुलेशन आपको जहां पे मिल जाए, जिस स्टेटमेंट में पॉपुलेशन के बारे में ये हो रहा है, पॉपुलेशन की वजह से ये हो रहा है, आपको उसे इनकरेक्ट मानना है। ये 100% लागू होता है। ओके, तो ये इनकरेक्ट था, ये इनकरेक्ट था, इसको हमें थोड़ा सा देखना है। अब देखते हैं आगे हमारा स्ट्रैटेजी है, हम लास्ट 1 या 2 सेंटेंसेस पे फोकस करते हैं। इसमें देखते हैं, दिस वाज बिकॉज वेरी सब्जेक्ट्स वेर ऑब्जर्व। अब देखो सेकंड स्टेटमेंट से पढ़ना है तो यहां से पढ़ते हैं, द वेरी यूनिवर्सिटीज ऑफ वेस्ट विच बिगन टू ट्रेन प्रोफेशनल्स इन प्लानिंग spawned some of the most ingenious planners who were experts in these domains. This was because the very subjects were absorbed into planning curriculum that has its roots in social sciences, geography, architecture, planning in India and its education differ from it. अब देखो इन्होंने क्या बोला था यहाँ पे, डाइवर्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, सोशल साइंस, ज्योग्राफी, आर्किटेक्चर, हो गया ना डाइवर्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, हो गया हमारा आंसर सही। ओके, इसकी तो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ओके, आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। Based on the above passage, the following assumptions have been made. India needs a new generation of urban professionals with knowledge relevant to modern urban practice. अब देखो हमने लास्ट जो यहाँ पे पढ़ा, ये यहाँ पे क्या बोला है, द अर्ली यूनिवर्सिटीज ऑफ वेस्ट विच बिगन टू ट्रेन प्रोफेशनल्स इन प्लानिंग spawned some of the most ingenious planners who are experts in these domains. यही कह रहा है ये, India needs a new generation of urban professionals with knowledge relevant to modern urban practice. दूसरा, इंडियन यूनिवर्सिटीज एट प्रेजेंट हैव नो कैपेसिटी और पोटेंशियल टू इम्पार्ट ट्रेनिंग इन सिस्टम्स अप्रोच। देखो कितना निगेटिव स्टेटमेंट है, इन्होंने बोला है नो कैपेसिटी और पोटेंशियल, कैपेसिटी भी नहीं है, पोटेंशियल भी नहीं है, बहुत निगेटिव हो गया, तो हम इसे इनकरेक्ट मान सकते हैं। वैसे भी 50-50 तक तो पहुंच ही गए थे, यह हमारे हिसाब से करेक्ट है, मतलब पैसेज के हिसाब से। आ गया हमारा आंसर ए। ओके, आगे देखते हैं क्या है, पैसेज नंबर 2। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अब देखो हमने पहले ही बोला था हम सिर्फ इस वर्ड पे फोकस करेंगे, यहाँ पे सेंट्रल आइडिया, यहाँ पे एजम्पशन। ओके, तो देखते हैं क्या है। इन्होंने पूछा है सेंट्रल आइडिया, मैं आपको बता देता हूँ। सेंट्रल आइडिया, उसके बाद आता है इन्फरेंस, उसके बाद आता है मैसेज, क्रक्स, ये जो होते हैं ना, वो पैसेज के मोस्ट ऑफ द टाइम लास्ट 1 और 2 सेंटेंस में ही होते हैं। लेकिन जो एजम्पशन का पार्ट है ना, ये पूरे मतलब पैसेज को आपको मतलब पढ़ना पड़ेगा, तब आपको एजम्पशंस मालूम पड़ते। कभी कभी लास्ट में भी मिल जाते, लेकिन एजम्पशन मोस्ट ऑफ द पूरे क्वेश्चंस में ही होते हैं। ओके, लेकिन सेंट्रल आइडिया मोस्ट ऑफ द टाइम लास्ट में ही मिल जाता है। देखते हैं क्या है, कंस्ट्रक्टेड एज अ मार्केट प्लेस ऑफ यूज, सोशल मीडिया इंश्योर्स इंस्टेंट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। अब देखो इन्होंने बोला है इंश्योर्स, अब देखो इसका हिंदी क्या है देख लेते हैं। सूचना तक त्वरित पहुंच को सुनिश्चित करता है, मतलब ये श्योरिटी देता है कि इंस्टेंट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। नहीं हो सकता भाई ऐसा, इंश्योर एक निगेटिव वर्ड है, एक क्या बोलते हैं एक्सट्रीम वर्ड है, ये एक अटेंशन सीकिंग वर्ड है, ये इनकरेक्ट होता है। दूसरा, सोशल मीडिया आर नॉट आइडियल और मोरल इंस्टीट्यूशन बट द प्रोडक्ट्स बिल्ड बाय कंपनीज टू मेक प्रॉफिट्स। अब देखो ये नेगेटिव स्टेटमेंट है थोड़ा। ओके, आगे देखते हैं, सोशल मीडिया हैव बीन क्रिएटेड टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसीज। अब देखो आपका नॉलेज अप्लाई करो यहाँ पे, आपको लगता है क्या सोशल मीडिया मतलब डेमोक्रेसीज को स्ट्रेंथन करने के लिए बनाया गया है? ऐसा नहीं, यहाँ ठीक है उसका यूज हो सकता है, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए उसका यूज हो सकता है, लेकिन उसके लिए बनाया गया है नहीं। ठीक है, फिर भी मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट था तो हम देख लेते बाद में। इन टूडेज वर्ल्ड सोशल मीडिया आर इनएविटेबल फॉर वेल इन्फॉर्म्ड सोशल लाइफ। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, इनएविटेबल है, मतलब लगता ही है, अनिवार्य है। देखो ना, हिंदी पढ़ो आप इसका, अपरिहार्य है, मतलब इसके बिना तो रह ही नहीं सकते, इंफॉर्मेशन तो आ ही नहीं सकते हमारे पास, हम वेल इन्फॉर्म तो हो ही नहीं सकते, ये तो गलत हो जाएगा ना फिर। ओके,
तो ये तो गलत हो गया, पहला भी गलत हो गया था इंश्योर की वजह से। अब रह गए थे हमारे बी और सी। तो अब देखते हैं हम पैसेज लास्ट 1 और 2 सेंटेंसेस। यहाँ से शुरू करते हैं। द फोकस ऑफ सोशल मीडिया इज रिस्ट्रिक्टेड to the promotion of content that generates more user engagement regardless of how implementary the content may be। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, सोशल मीडिया आर नॉट आइडियल और मोरल इंस्टीट्यूशन बट द प्रोडक्ट्स बिल्ड बाय कंपनीज टू मेक प्रॉफिट्स। अब पैसेज ही निगेटिव बोल रहा है सोशल मीडिया के बारे में, तो निगेटिव भी सही हो गया, फिर आंसर आ गया। मैंने बोला था ना आपको, लास्ट 1 और 2 सेंटेंस में ही आपको आंसर मिल जाता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। बेस्ड ऑन द अबव पैसेज फॉलोइंग assumptions have been made, इंटरनेट इज नॉट इंक्लूसिव इनफ। आपको ये पता ही होगा, बाहर मतलब इंडिया की बात करें तो 50 to 55% लोगों के पास इंटरनेट होगा, तो अराउंड 45 to 50% लोगों के पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं होगा ना, फिर तो सही हो गया। इंटरनेट कैन एडवर्सली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स इन अ कंट्री। यस, फेक न्यूज, डी फेक, ये तो अफेक्ट करता ही है ना इंटरनेट। तो नॉलेज की वजह से भी दोनों सही हो रहे थे और आंसर भी सी ही था। लेकिन पैसेज को हमें छोड़ना नहीं है, पैसेज की तरफ हमें देखना है। अब देखो, हमने ये तो पढ़ा था लास्ट सेंटेंस वाला, उसमें इंक्लूजन के बारे में कुछ बोला नहीं था, पॉलिटिक्स के बारे में कुछ बोला नहीं था। देखते हैं क्या है। नॉट एवरी वॉइस ऑन द इंटरनेट कमांड्स द सेम काइंड ऑफ ऑडियंस। हो गया इंक्लूसिविटी का कंसेप्ट क्लियर। मतलब हर एक वॉइस को उतनी ही मतलब महत्व नहीं है, या उतना ही मतलब ऑडियंस नहीं है। ओके, तो इंक्लूसिव इनफ तो हो गया। व्हेन एनोनिमस प्राइवेट एंटिटीज विद हाई कैपिटल कैन पे फॉर मोर स्पेस फॉर देयर ओपिनियंस, दे आर इफेक्टिवली बाइंग अ लाउडर वॉइस। हो गया। फिर से इंक्लूजन की बात हो गई कि एक्सक्लूड हो रहे हैं बहुत सारे लोग। ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स इन डिजिटल स्फीयर इज अ मैटर ऑफ आउटस्टैंडिंग वंस अपोनेंट टिल द इलेक्शन इज वॉन, द क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स सफर्स। हो गया हमारा दूसरा भी सही। इसके लिए तो मैं वो पैसेज की जरूरत ही नहीं थी। आप डायरेक्टली मतलब मैं तो होता ना तो ये डायरेक्ट दोनों सही कर देते। सिर्फ आपको पैसेज पे नजर मारनी है, पूरा नहीं पढ़ना। अभी जैसे मैंने पढ़ा ना वैसे नहीं पढ़ना। वैसे पढ़ोगे तो आपके अभी तक हमने अराउंड 6 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, 20 मिनट्स तो यही पे लग जाते हैं आपको। ऐसा नहीं करना हमें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अब देखो यहाँ पे इन्होंने एजम्पशन पूछा है। फॉर इफेक्टिव स्कूल एजुकेशन पेरेंट्स हैव ग्रेटर रोल देन द गवर्नमेंट्स। अब देखो, जहां पे भी आपको कंपैरिजन की गई मिलेगी, मतलब पेरेंट्स हैव ग्रेटर रोल देन गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर हैज मोर गिवन मोर इंपॉर्टेंस देन पब्लिक सेक्टर, ऐसे जहां पे भी आपको कंपैरिजन मिलेंगे ना, वो इनकरेक्ट होते हैं स्टेटमेंट्स। उन्हें इनकरेक्ट मान लो आप। ऐसा नहीं होता पैसेज में कभी भी, इनकरेक्ट होते हैं स्टेटमेंट। दूसरा देखते हैं। स्कूल करिकुलम दैट कन्फर्म्स टू टूडेज रिक्वायरमेंट्स एंड इज यूनिफॉर्म फॉर द एंटायर कंट्री मे एड्रेस द इश्यूज ब्राउट आउट। अब देखो, एंटायर कंट्री के लिए यूनिफॉर्म सिलेबस नहीं होगा ना, मतलब ये अच्छी बात नहीं है। आप थोड़ा सा तो रीजनल वैरायटी रखो। अगर आप महाराष्ट्र से है तो महाराष्ट्र का हिस्ट्री रखो उसमें, आप एमपी से है तो एमपी का हिस्ट्री रखो, राजस्थान का अलग हिस्ट्री है। थोड़ा सा तो हिस्ट्री होता है ना, थोड़ा सा स्पेसिफिसिटी। अगर ज्योग्राफी हो सकता है हर एक रीजन का, उसको डिटेल में पढ़ाओ बच्चों को। तो एंटायर कंट्री के लिए ये रॉन्ग हो जाएगा ना, और एंटायर इज अ एक्सट्रीम वर्ड, तो हमें इसको इनकरेक्ट करना है। अब देखो, इन्होंने पूछा है एजम्पशंस, वैसे भी हमने यहाँ पे देखा एजम्पशंस, तो दोनों भी इनकरेक्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 22 भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद पैसेज की तरफ जाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट सेंट्रल आइडिया देखना है यहाँ पे। ओके, टोटल इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इन द कंट्री विल रिजॉल्व द इश्यू ऑफ अंडर परफॉर्मेंस ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। अब देखो, यहाँ पे इन्होंने बोला है टोटल इरेडिकेशन विल रिजॉल्व। पहला तो इरेडिकेशन, जहां पे भी आपको रिडक्शन की बात मिले ना, वो मॉडरेट वर्डिंग है, लेकिन इरेडिकेशन की बात मिले तो ये एक एक्सट्रीम वर्डिंग है। इरेडिकेशन करना, इलिमिनेशन करना, ये एक एक्सट्रीम वर्ड है, वो रॉन्ग होता है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। दूसरा, मॉनेटरी इंसेंटिव्स टू पेरेंट्स एंड टीचर्स इज द स्ट्रैटेजी टू इंप्रूव द चिल्ड्रंस एकेडमिक परफॉर्मेंस। जहां पे भी मॉनेटरी इंसेंटिव्स की बात हो, फंड्स की बात हो, फाइनेंसेस की बात हो, इनकरेक्ट होते हैं वो स्टेटमेंट। जीएस में भी सेम अप्लाई होता है। ओके। तीसरा, पब्लिक पॉलिसी शुड इंश्योर दैट कॉम्पिटेंसीज एंड अचीवमेंट्स ऑफ यंग पीपल आर अलाइंड विद देयर एक्सपेक्टेशंस। अब देखो, यहां पे भी इन्होंने इंश्योर बोला है। ओके। तो देखते हैं क्या है। अब हमने तो देखा था कि इंश्योर जो वर्ड है वो निगेटिव वर्ड है, लेकिन शायद यहाँ पे आंसर है। तो इस स्टेटमेंट की सिविरिटी हम देख लेते हैं। पब्लिक पॉलिसी शुड इंश्योर दैट कॉम्पिटेंसीज एंड अचीवमेंट्स ऑफ यंग पीपल आर अलाइंड विद देयर एक्सपेक्टेशंस। ओके।
अब इसको हम पैसेज की तरफ ही जाना पड़ेगा। इंडिया इज नॉट गोइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड अनलेस सम स्कूल ड्रॉप आउट्स गो बैक टू एग्रीकल्चर। ये तो रॉन्ग हो गया, ये तो हमको पढ़ के ही पता चल रहा है कि रॉन्ग है। तो हमारे पास बेटर ऑप्शन तो सी ही बचा था, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन की तरफ जाते तो ये स्टेटमेंट फिर से पढ़ लेंगे। पब्लिक पॉलिसी शुड इंश्योर दैट कॉम्पिटेंसीज एंड अचीवमेंट्स ऑफ यंग पीपल आर अलाइंड विद देयर एक्सपेक्टेशंस। यहाँ से हम फोकस करते हैं दो स्टेटमेंट। For many families, the children are the first from their families ever to get this far in school. Parents and children expect that such graduates from school will go on to high school and college. Hardly anyone wants to go back to agriculture. On the other hand, abilities in terms of academic competencies are far lower than they should be, even based on curricular expectations of lot. अब देखो, पब्लिक पॉलिसी शुड इंश्योर दैट कॉम्पिटेंसीज एंड अचीवमेंट्स ऑफ यंग पीपल आर अलाइन, यही तो बोल रहा है ये। अब देखो, हमने यहां से पढ़ लिया था, पढ़ना हमें यहां से था, और यही पे हमें आंसर मिल जाता है ये। और दूसरा तो ये देखो, ये तो आपको एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ये आपको कहीं पे नहीं मिलेंगे। देखो, ये पेरेंट्स आओ, ये आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, मतलब पूरा पैसेज पढ़ लो, आपको ये स्टेटमेंट तो नहीं मिलेगा। ये ना, ये यूपी से बनाता है ऐसे स्टेटमेंट, मैन्युफैक्चर्ड करता है। ओके, दूसरा, इन्होंने यहाँ पे एंटायर कंट्री के बारे में बोला है। मैं बोलूंगा आपको ये भी ना, ये थोड़ा सा यहाँ पे पैसेज में नहीं मिलेगा आपको। ओके, ये थोड़ा सा इनकरेक्ट, एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ जाते हैं ना, आप उसे इनकरेक्ट मान सकते हो, इनकरेक्ट ही मानना है। ओके, क्योंकि आप करेक्ट मानोगे तो आपके हित में नहीं रहेगा। मैं आपको जो जो बोल रहा हूँ ना, वो अच्छे से क्या बोलते हैं ना, हम लेटर एंड स्पिरिट से फॉलो करें। अब देखो, इंश्योर, यहाँ पे इंश्योर तो मतलब गलत होता है, लेकिन हमने क्या किया, पैसेज भी पढ़ा। मैंने आपको पहले भी बोला, पैसेज को आपको छोड़ना नहीं है। मैं आपको पैसेज बता दूंगा, कहाँ पे आपको आप पैसेज डायरेक्टली स्किप कर सकते हो, वो भी पैसेज मैं आपको बता दूंगा। आगे का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द थिंकिंग ऑफ द ऑथर अबाउट द साइंस। अब देखो, साइंस मस्ट वैल्यू द कमिटमेंट ऑफ द साइंस, कुछ क्लियर हो रहा है स्टेटमेंट से? मस्ट वैल्यू द कमिटमेंट ऑफ द साइंटिस्ट, नो, wrong. Science is a product of civilized society and must be used for the promotion of scientific awareness in people, wrong. Industrial revolution was made possible by the advancements in science, मुझे तो कुछ नहीं लगा। साइंस मस्ट परस्यू ट्रूथ बट रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल वेलफेयर, ये थोड़ा सा इंक्लूसिव लग रहा है स्टेटमेंट। जहां पे भी आपको इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में दिख जाए, कुछ कुछ मतलब ब्रॉडर दिख जाए कुछ, वो सही होते हैं। अब देखो, आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? सही है, आप जो सोच रहे हो वही सही है, क्योंकि यहाँ पे ना ये पैसेज हमारे कन्वेंशनल नॉलेज से नहीं आता, इसमें कुछ भी आंसर हो सकता है। अब देखो, ये ब्रॉडर है, इंक्लूसिव है, यहाँ पे थोड़ा सा सीधा था, लेकिन ऐसा हर क्वेश्चन में होता नहीं है। तो हमें यहाँ पे फोकस करना है पैसेज पे। पैसेज ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे हमारे कन्वेंशनल नॉलेज, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड कंसेप्चुअल के कुछ बाहर चला जाता है, वहां पे हमें पैसेज अच्छे से रीड करना है। अब देखो क्या है, देखते हैं पैसेज में। The idea that science is a social enterprise is a modern and begins at the Industrial Revolution. We are surprised that we cannot trace a social sense further back because we nurse the illusion that Industrial Revolution ended a golden age. We take it for granted now that science has a social responsibility. The idea would not have occurred to Newton or Galileo. They thought of science as an account of world as it is, and the only responsibility that they acknowledged was to tell the truth. लेकिन हमने अब क्या किया है, ग्रांटेड पकड़ लिया है, साइंस हैज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही तो कह रहा है ये, कि साइंस मस्ट परस्यू ट्रूथ बट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल वेलफेयर। ये एक मॉडर्न थिंकिंग है, मॉडर्न भी हमें देखना है ना। अब देखो, साइंस मस्ट वैल्यू कमिटमेंट ऑफ साइंटिस्ट, नो, रॉन्ग। साइंस इज अ प्रोडक्ट ऑफ सिविलाइज्ड सोसाइटी एंड मस्ट बी यूज्ड फॉर प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक अवेयरनेस, रॉन्ग। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाज मेड पॉसिबल बाय एडवांसमेंट्स इन साइंस, रॉन्ग। लेकिन इन्होंने बोला है ये रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल वेलफेयर, इस पे हमें फोकस करना है। ब्रॉडर इंक्लूसिव हमें राइट पकड़ना है। अगर नहीं समझ में आए तो लास्ट सेंटेंस, उसके बाद फर्स्ट सेंटेंस, फिर रिमेनिंग जो पैरा है उसके आई रीडिंग करनी है। अब देखो आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, अब देखो यहाँ पे इम्पैथेटिकली कॉन्वर्ट, ये थोड़ा सा अलग वर्ड आ जाता है, यहाँ पे हमें फोकस करना है। ओके, ये क्या कह रहा है? ओके, विदाउट साइंस मैनकाइंड कुड नॉट हैव कंटिन्यू टू एग्जिस्ट टिल टुडे, रॉन्ग हो गया। तो हमारे जो पहले जो पूर्वज थे वो क्या जिंदा नहीं रहते थे विदाउट साइंस?
ये तो पूरा एक्सट्रीम स्टेटमेंट बन गया, इसको तो आपको पैसेज की क्या ही जरूरत है, रॉन्ग कर दो इसे। इट इज अ साइंस दैट विल अल्टीमेटली डिटरमाइन द डेस्टिनी ऑफ ह्यूमन काइंड। रॉन्ग है, साइंस ही हमारी डेस्टिनी डिटरमाइन करेगा नहीं, रॉन्ग हो जाएगा ना ये। इसका आंसर आ गया डी। कोई भी इशू नहीं है इसमें, आप डायरेक्ट अपनी नॉलेज के हिसाब से जा सकते हो और इसका आंसर भी आपका आ जाएगा डी। 32 देख लेते हैं। बेस्ड ऑन द वो पैसेज द फॉलोइंग assumptions have been made. The horrors of modern life are inevitable result of the progress. Inevitable मतलब हमने अभी भी देखा था ना, हिंदी में इसका क्या, अपरिहार्य, मतलब ऐसा होगा ही। इनएविटेबल है नहीं, रॉन्ग हो जाता है, ऐसे वर्ड्स रॉन्ग होते हैं। ओके, द aspect of truth likely to be overlooked is that science is what man has made it. अब देखो मैं आपको यहाँ पे बोलूंगा, जहां पे भी आपको लाइकली टू बी ऐसी वर्डिंग मिल जाए, ये एक मॉडरेट एंड वेग वर्डिंग है। लाइकली टू बी का कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है। जहां पे भी आपको ऐसी वर्डिंग मिल जाए, आप उसे करेक्ट मान सकते हो। लाइकली टू बी एक मॉडरेट वर्डिंग है, वेग वर्डिंग है, आप उसे करेक्ट मान सकते हो। तो इसे करेक्ट मान लिया, इसे इनकरेक्ट मान लिया, हमारा आंसर आ गया बी। अब देखते हैं क्या है ये स्टेटमेंट मैंने, एस्पेक्ट ऑफ ट्रूथ दैट साइंस इज व्हाट मैन हैज मेड इट। अब देखो अभी देखते हैं क्या है। एट वी हैव सीन दैट, यहाँ से शुरू करते हैं। एट वी हैव सीन दैट इन स्पाइट ऑफ काउंटलेस अपॉर्चुनिटीज इंप्रूवमेंट द ओपनिंग ईयर्स ऑफ द प्रेजेंट period of civilization have been dominated by international conflict. Is this the inevitable result of progress of science, or does the fault lies elsewhere? The history of science is the real history of mankind. In this striking epigram, a 19th century writer links science with its background. Like most epigrams, its power lies in emphasizing by contrast an aspect of truth which may be easily overlooked. In this case, it is easy to overlook the relations between science and mankind and to treat the former as some abstract third party which can sometimes be praised for its beneficial influences but frequently and conveniently blamed for horrors of war. अब देखो ये जो पैसेज है ना, ये हमारे कन्वेंशन नॉलेज का नहीं है। तो मैं बोलता हूँ जहाँ पे कन्वेंशनल नॉलेज का पैसेज नहीं है ना, वो आपको कॉम्प्रहेंड करना पड़ेगा। अगर आपको ये ट्रिक्स नहीं पता ना, ये पैसेज आपको पूरा कॉम्प्रहेंड करना पड़ेगा। और ये जो 2 घंटे होते हैं ना, इसमें आपके ऊपर इतना प्रेशर होता है ना, आप कॉम्प्रहेंड नहीं कर पाओगे इतना सारा। तो यहाँ पे ये लॉजिक्स अप्लाई करने, एक्सट्रीम में गलत हो जाएगा, एक्सट्रीम में गलत हो जाएगा, एक्सट्रीम में गलत हो जाएगा, ये मॉडरेट है सही हो जाएगा। हमारा आंसर आ गया। वैसे भी ये पैसेज पढ़ के मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, जहां पे समझ में आया जाता है मैं आपको बोल देता हूँ। ओके, आगे देखते हैं। वेन वी मीट अदर पीपल वाइल ट्रैवल वी लर्न टू डिफरेंशिएट बिटवीन। अब देखो प्रॉपर मतलब अनकन्वेंशनल पैसेज है। पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। कुछ तो लिखा है, एक बंदे ने कुछ तो लिखा है, ऑथर होगा कोई, उसने कुछ तो लिखा है, उसके ऊपर ही क्वेश्चन पूछा गया है। वेन वी मीट अदर पीपल वाइल वी ट्रैवल वी लर्न टू डिफरेंशिएट बिटवीन। देखते हैं क्या है। लास्ट के 2 या 3 सेंटेंसेस पढ़ेंगे। इसमें लास्ट का सेंटेंस तो यही से शुरू होता है। सच डेलिकेट गुड्स आर जस्टिस, लव, ऑनर, कर्टसी एंड इंडीड ऑल थिंग्स we care for are valid everywhere, but they are variously molded and often differently handled and sometimes nearly unrecognizable if you meet them in a foreign land. And the art of learning fundamental common values is perhaps the greatest gain of travel to those who wish to live at ease among their fellows. अब देखो कॉमन वैल्यूज मतलब यूनिवर्सल वैल्यूज की बात हुई है। अब इसके बाद जाते हैं फर्स्ट की तरफ। ओनली विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस एंड ओपनिंग्स ऑफ हिज वेयर्स ऑन मेनी अ बीच where his language is not spoken will the merchant come to know the worth of what he carries. What is parochial and what is universal in his choice? Parochial and universal, इसी के बारे में तो बात हो रही है। लोकल वैल्यूज, यूनिवर्सल वैल्यूज। आपको पूरे पैसेज में कहीं पे फ्रेंड्स एंड फोज नहीं मिले होगा। इमेजिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिटीज एंड नेशनलिटीज, ये भी जो फोकस है ना लोकल वैल्यूज एंड यूनिवर्सल वैल्यू, इसके ऊपर ही है। ऐसे पैसेज आपको पढ़ने पड़ते हैं क्योंकि आप यहाँ पे क्या मतलब अगर पैसेज नहीं पढ़ते तो आप इसमें से क्या चूज करते? यहाँ पे कोई आपको एक्सट्रीम दिख रहा है, कुछ वेग दिख रहा है, कुछ मॉडरेट दिख रहा है, नहीं। तो आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, और जितना आप अच्छे से पैसेज पढ़ोगे, हाई रीडिंग करोगे, यहाँ पे देखो ना पैरोकियल है, यूनिवर्सल है, फंडामेंटल कॉमन वैल्यूज है, इसे कीवर्ड्स आपको दिख रहे हैं, आप डायरेक्टली आंसर पूछ सकते हो हाई रीडिंग से। ओके, दूसरा क्वेश्चन उसी पैसेज पे देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द पैसेज एजम्पशंस देखने हैं यहाँ पे। ओके, ट्रैवल लीड्स टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमंस। ओके, ये सही है, इन्होंने बोला है ना यहाँ पे कहीं तो।
With long experience and opening of his wares on many beach, his language is not spoken till the merchant come to know the worth of what he carries and what is parochial and what is universal. मतलब आपको और यहाँ पे आर्ट ऑफ लर्निंग फंडामेंटल कॉमन वैल्यूज अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमंस ही है ना ये तो. ट्रैवल हेल्प्स टू दोज हु विश टू लर्न फंडामेंटल कॉमन वैल्यूज. यस सही है. तीसरा, अ पर्सन विथ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस इन ट्रैवल कैन रिजॉल्व डिफरेंसेस अमंग पीपल. अब देखो ये कुछ तो नया लेके आए. हमने कहीं पे भी देखा क्या, कहीं पे भी पढ़ा क्या ऐसा कि मतलब जो पर्सन है उसका लॉन्ग एक्सपीरियंस. पहले तो ये लॉन्ग बोल दिया मैंने आपको जहां पे भी बोला. अब देखो वेरी लॉन्ग एक्सपीरियंस मतलब ये ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना पर्सन विथ एक्सपीरियंस इन ट्रैवल. नहीं, लेकिन उन्होंने बोला पर्सन विथ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस. अटेंशन सीकिंग हो गया ना भाई. जहां पे भी अटेंशन सीकिंग वर्ड आ जाता है इनकरेक्ट होता है वो पैसेज, इनकरेक्ट होता है वो स्टेटमेंट. सॉरी, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया. हमारा आंसर आ गया 1 and 2 ओनली. Question number 41. Which of the following statement best reflect the most logical and rational inference that can be made from the passage? अब देखो यहाँ पे लिखा है इन कन्वेंशनल क्लासरूम लर्निंग द सेंट्रल गोल ऑफ ड्यूरेशन ऑफ लर्निंग इज रादर देन अटेनमेंट ऑफ कॉम्पिटेंस. अब देखो ये तो प्रॉब्लम है, हमें सभी को पता है. हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है इसका प्रॉब्लम ही है. हम मतलब ड्यूरेशन पे फोकस करते हैं रादर देन कॉम्पिटेंसी पे, मेरिट पे. ओके. दूसरा देखते हैं कन्वेंशनल क्लासरूम इनकरेजेस वन साइड फिट्स ऑल अप्रोच. अब देखो ये तो सही है कि हम वन साइड फिट्स ऑल अप्रोच मतलब बिलीव करते हैं. बॉटम अप अप्रोच या ओरिजिनल अप्रोच ऐसा इसके ऊपर फोकस नहीं करते. ओके. लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा एक्सट्रीम था तो इसके लिए हमें पैसेज पढ़ना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पे लिखा है इन्होंने एजम्पशन बोला है एज अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स इन अवर कंट्री आर एम्प्लॉयड इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर इंडिया डज नॉट नीड. मतलब इंडिया को नीड नहीं है जो प्रेजेंट कन्वेंशनल क्लासरूम सिस्टम है उसको चेंज करने की. रॉन्ग हो गया ना भाई. और एक लार्ज नंबर अटेंशन सीकिंग वर्डिंग आ गया. लार्ज, लार्ज एक अटेंशन सीकिंग वर्ड है. रॉन्ग कर दो इसे. और दूसरा इंडिया को एजुकेशन सिस्टम चेंज करने की जरूरत नहीं यार. तो ये क्या है कन्वेंशनल क्लासरूम जो सिस्टम है उसे चेंज करने की जरूरत है. हमें हमें कॉम्पिटेंसी पे फोकस करना है, स्किल पे फोकस करना है, मेरिट पे फोकस करना है. ओके. इवन विद इट्स प्रेजेंट कन्वेंशनल क्लासरूम सिस्टम ऑफ एजुकेशन इंडिया प्रोड्यूस सफिशिएंटली नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स टू फुल्ली रियलाइज. मतलब फुल्ली रियलाइज करना है जो डेमोग्राफिक डिविडेंड. और उसके लिए हमारी जो कन्वेंशनल क्लासरूम सिस्टम है वो मतलब सफिशिएंट नहीं. रॉन्ग हो गया ना फिर तो. ये दोनों तो हमें देख के ही पता चल गया कि ये रॉन्ग हो गया. लार्ज नंबर, फुल्ली रियलाइज, अटेंशन सीकिंग वर्ड है दोनों भी. अटेंशन सीकिंग वर्ड मैंने आपको पहले भी बोला एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं ये. जिस भी स्टेटमेंट में आते हैं उसे इनकरेक्ट कर देते हैं. ओके. अब देखते हैं पैसेज. पैसेज में क्या लिखा है दिस इज हाउ वी एंड अप विथ 10% एम्प्लॉयबिलिटी इन आवर ग्रेजुएट्स आफ्टर अ डिकेड एंड हाफ ऑफ फॉर्मल एजुकेशन. रिपीटिंग द सेम इनइफेक्चुअल स्क्रिप्ट इन द रियल्म ऑफ स्किल एजुकेशन विल नॉट प्रोड्यूस डिफरेंट रिजल्ट्स. अब देखो इससे तो मतलब देखते हैं क्या है. कन्वेंशनल क्लासरूम बाय एम्फसाइजिंग फिक्स ड्यूरेशन ओवर लर्निंग इफेक्टिवनेस. हो गया हमारा ये सही. The tyranny of classroom is that every learner is subject to the same set of lectures in the same way for the same duration. One size fits all approach stamp out all differentiation. हो गया सही. अब देखो मतलब यहाँ पे हमने ये पढ़ा तो हमारा यहाँ से यहाँ तक ये सही हो गए दोनों. और मैं तो बोलूंगा ये आपको यहाँ पे देखने को भी नहीं मिलेगा. ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड वगैरह होता है ना ये कहीं से भी उठा के ले आते हैं. इन द एंड फ्यू लर्नर्स शाइन, सम सर्वाइव एंड द रेस्ट आर लेफ्ट बिहाइंड. आफ्टर अ फिक्स्ड ड्यूरेशन द क्लासरूम मॉडल moves on with not a thought spared for those who left behind. अब देखो कितना मतलब पैसेज बोल रहा है ना कि कन्वेंशनल क्लासरूम सिस्टम अच्छी नहीं है तो ये बोल रहा है कि अच्छी है. रॉन्ग हो गया. ये तो मतलब नेगेटिव ही था. ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया. हमारा आंसर आ गया डी. पैसेज को सिर्फ मतलब ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ना ये आपको समझाने के लिए पढ़ रहा हूँ. यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ से देखो ये हो गया पहला पार्ट, ये हो गया दूसरा पार्ट, ये हो गया तीसरा पार्ट. हमें मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट में मिल जाता है, अगर नहीं मिला तो सेकंड में मिल जाता है, अगर नहीं मिला तो ये जो बचता है ना इस पे तो होल्ड मतलब सिर्फ आई रीडिंग करनी है. ओके. अब पैसेज नंबर 2 देखते हैं क्या है इसमें. Question number 43. Based on the above passage, the following assumptions have been made. The adolescent does not feel compatible with his parents because they tend to be dominating and assertive. अब देखो ये हमारी कन्वेंशनल नॉलेज का नहीं है तो हमें यहाँ से कुछ नहीं पता चला. क्यों पता भी नहीं चलेगा कि पैसेज में क्या लिखा है. अभी देखना पड़ेगा पैसेज में. एडोलसेंट ऑफ मॉडर्न टाइम्स डज नॉट हैव मच रिस्पेक्ट फॉर पेरेंट्स. अब देखो ये थोड़ा सा निगेटिव टोन में दिख रहा है मुझे. ओके. थोड़ा सा निगेटिव, ये वर्डिंग निगेटिव दिख रही थी लेकिन ये थोड़ा सा मतलब निगेटिव नहीं था, मीनिंग निगेटिव नहीं था, लेकिन ये ना निगेटिव मतलब रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहा उसके पेरेंट के लिए. ये तो बुरी बात है ना. कैसा मैसेज जाएगा. यूपीएससी ऐसा प्रमोट करेगी तो कितना बुरा मैसेज जाएगा. ये मैसेज तो अच्छा नहीं जाएगा ना. तो ये इनकरेक्ट हो गया फिर ये. ओके.
उसके आगे का भी पढ़ लेते हैं, सेंट्रल आइडिया। मैंने आपको बोला ना, सेंट्रल आइडिया, क्रक्स, इन्फरेंस, मैसेज। ये पैसेज, अगर ये पूरा पैसेज है ना, तो इसके लास्ट में मिलेगा आपको नॉर्मली। पेरेंट्स इन जनरल मे नॉट बी ऑफ मच हेल्प व्हेन चिल्ड्रन आर ऑन देयर वे टू बिकम एडल्ट्स। अब देखो, मे एक मॉडरेट वर्ड है मतलब ज्यादा हेल्प नहीं कर सकते जब एडल्ट बन जाते। थोड़ा सा सच लग रहा है मुझे, और थोड़ा सा इन जनरल बोला इन्होंने। पहले ही क्लियर कर दिया है कि इन जनरल ऐसा होता है कि वो ज्यादा हेल्पफुल नहीं रहते। दूसरा, व्हेन चिल्ड्रन रीच एडोलसेंस इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स इन देयर लाइव्स इज अननेसेसरी। ये तो भाई बहुत ही निगेटिव हो गया ना, और एक्सट्रीम हो गया, अननेसेसरी है, तो इसे तो मैं पहले ही कट कर डालूंगा। तीसरा, मॉडर्न डे न्यूक्लियर फैमिलीज आर नॉट कैपेबल ऑफ ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन प्रॉपरली। ये तो मतलब फैमिलीज को ही निगेटिव कर दिया, नॉट कैपेबल, कैपेबल ही नहीं। अभी हमने ऊपर कभी तो मतलब 2-4 क्वेश्चन पहले थे कि इनके पास कैपेसिटी नहीं है, पोटेंशियल नहीं, वैसे ही बोला इन्होंने कि कैपेबल ही नहीं है जो मॉडर्न फैमिलीज है। तो इनकरेक्ट हो गया फिर। इन मॉडर्न सोसाइटीज एडोलसेंट्स टेंड टू बी स्टबर्न, डिसोबीडिएंट एंड केयरलेस। भाई ये तो बहुत निगेटिव हो गया। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा था जो अच्छा है। अब देखो, पैसेज नहीं पढ़ा हमने, ये पैसेज अनकन्वेंशनल भी है, लेकिन हमारे पास एक अच्छा वाला सिर्फ यही ऑप्शन बचा है। ये भी देखो ना, कितना मतलब केयरलेस है, डिसओबीडियंट है, केयरलेस है, स्टबर्न। कितना बुरा मैसेज जाता है बच्चों की तरफ, मतलब एडल्ट लोगों की तरफ बहुत बुरा मैसेज जाता है। ये तो अच्छी बात नहीं है ना, तो हमारे पास गुड ऑप्शन यही बचता था। अब देखो, ये भी देख लेते हैं एक बार हम, पैसेज की तरफ देखते थे। अभी पैसेज का पहले पहले पढ़ेंगे लास्ट पार्ट। द ऑप्शंस दे एक्सप्रेस हाउएवर आर सो डोगमेटिक दैट द यंग seldom confide them and usually go their own in secret. Adolescent does not feel comfortable. Confide का मतलब ही होता है comfortable with his parents because they tend to be dominating and assertive. अब देखो, डोमिनेटिंग एंड assertive हो गया हमारा ऑप्शन से। कभी भी वर्ड सिमिलर नहीं मिलेंगे आपको, अगर सिमिलर मिल रहा है तो वो ट्रैप होगा। वो कुछ ना कुछ तो अलग लिख के देंगे, उसका मीनिंग हमें देखना है कि मीनिंग वो जा रहा है नहीं जा रहा। अब आगे देखते हैं क्या है। अब जाएंगे पहले पार्ट की तरफ। When a child reach adolescence, there is apt to be conflict between parents and the child, since the latter consider himself to be by now quite capable of managing his own affairs, while the former are filled with parental solitude. अब देखो, मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला था, पेरेंट्स इन जनरल में नॉट बी ऑफ मच हेल्प व्हेन चिल्ड्रन आर ऑन देयर वे टू बिकमिंग एडल्ट्स। हो गया ना सही ये पढ़ के, इसका तो मतलब ही है। ओके, एडोलसेंस में पड़ गया, उनके बीच में कंप्लीट होगा। जो एडल्ट बोलेगा कि मैं तो अभी क्वाइट कैपेबल हूँ, तो मुझे आपकी जरूरत नहीं है। उसके विच इज ऑफन डिस्गाइज फॉर लव, आवर पेरेंट्स कंसिडर यूजुअली दैट द वेरियस मोरल प्रॉब्लम्स व्हिच अराइज इन एडोलसेंस आर पेक्यूलियरली देयर प्रोमिस। देखो, इसकी तो जरूरत भी नहीं थी हमें। देखो, द एडोलसेंट ऑफ मॉडर्न टाइम्स डज नॉट हैव मच रिस्पेक्ट फॉर, ये नहीं था ना रिस्पेक्ट। यहाँ पे रिस्पेक्ट की बात कर, वो कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि उनकी जरूरतें अलग है, उनकी कंफर्ट जोन अलग है। ये थोड़ा सा नेगेटिव है। हम मैंने आपको जो नोट प्रोवाइड की करने वाला हूँ, उसमें भी मैं आपको यही बोलूंगा। मैंने आपको डायरेक्टली बोला है कि नेगेटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव वर्डिंग में फोकस होता है। अब देखो, यहाँ पे नेगेटिव वर्डिंग है, यहाँ पे नेगेटिव वर्डिंग है, लेकिन ये नेगेटिव स्टेटमेंट जा रहा है। ये नेगेटिव नहीं है, हाँ मतलब इसका टोन दिख रहा है नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव नहीं है ये तो मतलब दर्शा रहा है, जो ऑथर है उसका व्यू दर्शा रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलते हैं अभी। अब देखो, बहुत छोटा सा पैसेज है, रीड कर लेना चाहिए, कोई बात नहीं होती। अब देखो, इन्होंने बोला है सजेशन। क्या बोला इन्होंने, क्या सजेशन दिया है, और सजेशन दिया है उसको देखें। इट इज चीप एंड प्रैक्टिकल मेथड टू प्रोड्यूस लाइमस्टोन एट कमर्शियल लेवल फॉर बिल्डिंग पर्पज। देखो, मैं जीएस में भी बोलूंगा, सीसेट में भी बोलूंगा, कमर्शियल जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ये जो चीजें होती है ना, अगर पैसेज में मिल जाए ना आपको तो उसे रॉन्ग कर दो। ये वर्डिंग की गलती, यूपीएससी ने ऐसे कमर्शियल वर्ड जहां पे यूज हुआ है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जहां पे यूज हुआ है, ऐसा स्टेटमेंट सही नहीं देता यूपीएससी, बहुत कम। मतलब मैंने 2011 से 2024 का जीएस का एनालिसिस किया है, तो 2015 से 2024 सीसेट का एनालिसिस किया है, वहां पे मुझे सिर्फ एक ही ऑप्शन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का सही दिखा है, कमर्शियल का तो सही भी नहीं दिखा है। तो ऐसे वर्ड्स आपको मिल जाए ना कभी किसी स्टेटमेंट, तो उसको इनकरेक्ट कर दो। दूसरा स्टेटमेंट, दिस कैन बी यूज्ड एज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। अब देखो, ये जो वन ऑफ द वर्डिंग होती है ना, एक वेग वर्डिंग है, एक मॉडरेट वर्डिंग है, जनरल वर्डिंग है, मोस्ट ऑफ द टाइम सही होती है। सही ही होती है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम सही होती है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए इसे यूज कर सकते हैं। दूसरा, बेसाल्ट रॉक कैन बी मेड ऑफ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम मिनरल्स बाय दिस मेथड। अब देखो, मैं आपको जहां पे बोलूंगा, जहां पे भी मतलब कुछ सजेशन पूछा है, सेंट्रल आइडिया पूछी है, क्रक्स पूछा है, वहां पे अगर आपको फैक्ट्स मिल जाए ना, मतलब किसी नेम मिल जाए, ईयर्स मिल जाए, नंबर्स मिल जाए, सिटीज मिल जाए, स्टेट्स के नाम मिल जाए, कंट्रीज के नाम मिल जाए, इनकरेक्ट कर दो। यहाँ पे देखो, मिनरल्स के नाम है बेसाल्ट रॉक,
कैल्शियम, मैग्नीशियम, कट कर दो इसे। गुड रॉक डिजोल्विंग एसिड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय मिक्सिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यहाँ पे भी मिनरल्स है, कट कर दो इसे। यहाँ पे आपको कौन सा मिनरल दिख रहा है? नहीं दिख रहा। यहाँ पे आपको एक नेगेटिव वर्ड दिख रहा है, वो है कमर्शियल, कट कर दो इसे, कट कर दो इसे, कट कर दो इसे, हमारा आंसर आ गया ये। अब देखो पढ़ लेते हैं क्या है ऐसा पैसेज है ना, तो डायरेक्टली सब कुछ पढ़ लो। When an international team of scientists pumped carbon dioxide and water mixed into the underground basalt rocks, basic chemistry took over. The acidic mixture dissolved rocks, calcium and magnesium formed limestone. Basically, carbon dioxide is converted into stone, exclaimed scientists. अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्टेड इनटू स्टोन, ये तो हो गया कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, हमारा आंसर आ गया। आपका बेसिक कंसेप्ट कन्वेंशन मतलब क्लियर है, तो आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, आपको पैसेज समझने की ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं, इन्होंने पूछे assumptions. Giant icebergs have a bearing on primary productivity of food chains of the Southern Ocean. मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बोला, bearing on, affect, effect, उसके बाद impact, influence, inspire, ऐसी वर्डिंग जहां पे भी आपको मिल जाए वो स्टेटमेंट सही होते हैं अगर वो पॉजिटिव हो। अगर वो निगेटिव कंटेक्स्ट में पूछे जाए तो निगेटिव होते हैं। अब देखो, नॉट बियरिंग ऑन अगर यहाँ पे होता तो इनकरेक्ट होता, यहाँ पे बियरिंग ऑन है तो करेक्ट होगा, यहाँ पे बोला है इम्पैक्ट तो करेक्ट होगा, अगर बोला है नॉट इम्पैक्ट तो इनकरेक्ट होगा। ये आप लिख लो, पढ़ लो, रट लो, कुछ भी। मैं तो आपको इसकी लिस्ट देने ही वाला हूँ, लेकिन अब ये आप लिख लो। मैंने आपको वर्ड बोले, अब भी फिर से बोलता हूँ, बियरिंग ऑन, अफेक्ट, इफेक्ट, इन्फ्लुएंस, इंस्पायर, जहां पे भी आए 100% अप्लाई होता है। 100, मैं इसके बारे में श्योर हूँ। मैं किसी चीज के बारे में श्योर हूं ना हूं, इसके बारे में मैं श्योर 100% अप्लाई होता है। ओके, आपको ये पैसेज पढ़ने की भी जरूरत नहीं, मैं अभी बोल देता हूँ। मेल्टिंग ऑफ जायंट आइसबर्ग्स कैन प्रोड्यूस क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स एंड इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज। इम्पैक्ट बोला है, सही होगा। एक ही बार ऐसा हुआ है, मतलब पैसेज में हुआ है या जीएस में हुआ है, कहीं तो उन्होंने इम्पैक्ट या अफेक्ट बोला था और वो गलत दिया है, यूपीएससी ने गलत दिया है। वो एक एक्सेप्शन है, अभी तक सिर्फ एक ही एक्सेप्शन मिला है, लेकिन एक एक्सेप्शन के लिए हम हमारे 99 क्वेश्चन सही गलत नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन गलत हो जाता है, कोई इशू नहीं ना। मैंने आपको भी बोला 27 आउट ऑफ हमारे 22 या 23 भी करेक्ट हो जाते हैं ना 40 मिनट्स के अंदर, तो हमें कोई इशू नहीं है। ओके ओके, ये दोनों सही हो गए। पैसेज में भी यही मिलेगा आपको। देखो, छोटा पैसेज है, डायरेक्टली पहले से पढ़ लेते हैं क्या है। जियोग्राफर एनालाइज 175 सैटेलाइट इमेजेस ऑफ ओशन कलर which is an indicator of phytoplankton productivity at ocean surface and found that giant icebergs are responsible for storing of 20% of carbon in the southern oceans. The researchers discovered that melting water from giant icebergs contains iron and other nutrients support hitherto unexpectedly high levels of phytoplankton growth. अब देखो, melting of giant icebergs can produce climate change effects and impact world fisheries. यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, रिस्पॉन्सिबल स्टोरिंग ऑफ। अब देखो, ये मेल्ट हो गए तो ये तो रिलीज हो जाएगा ना, तो क्या सही। बियरिंग ऑन, अब देखो ये यहाँ पे क्या बोला है, ये तो फिर से बोला है जायंट आइसबर्ग्स अनएक्सपेक्टेडली हाई लेवल्स ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, हो गया ना कनेक्शन। यहाँ पे आपको सिर्फ देखना है पैसेज, पैसेज सिर्फ आइडिया लेंगे, पैसेज को पढ़ना नहीं है। पैसेज में बोलता हूँ ना, कुछ भी नहीं होता, वहां से सिर्फ कीवर्ड्स देखने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। यहाँ पे बोला है मैसेज, तो मैसेज है ना लास्ट में होता है पैसेज में। अब देखो पैसेज बहुत छोटा है, छोटा पैसेज है, इसमें क्या ही अब देखें। Farmers can use caterpillars to feed on weeds in their crop fields or plantations. अब देखो क्या है, मुझे पता नहीं चला। This finding can help in the development of clinically useful antimicrobial compounds. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है। This finding can help in the development of organically ecologically sustainable pesticides. Caterpillars can be genetically modified to be predators of the other plant pests. अब देखो can बोला है, genetically modified, मैंने आपको बोला ना genetically modified, commercial, ये वर्ड्स यूपीएससी रॉन्ग ही देती है। यहाँ पे देखो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग ही है, यूपीएससी ने रॉन्ग दिया है ये स्टेटमेंट। अब देखो यूपीएससी की तो आई नहीं है, लेकिन इसका आंसर सी है, ये रॉन्ग हो गया। और मैं आपको बोलूंगा ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पे देखो मॉडरेट वर्ड्स यूज हुए, कैन कैन कैन। अब देखो इसको तो हमने निकाल दिया, अब हमारे पास रह गए तीन स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट हमें देखना है क्या है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जो भी ऑप्शन आपको सबसे इंप्रेसिव लगे ना वो चूज कर लो अगर आप कंफ्यूज हो रहे। अब देखो यहाँ पे क्रॉप फील्ड्स, प्लांटेशन, फीड ऑन वीड्स के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे क्लिनिकल यूजफुल एंटीमाइक्रोबियल कंपाउंड्स के बारे में होती है, यहाँ पे देखो हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक इकोलॉजिकली सस्टेनेबल पेस्टिसाइड्स। ये बढ़िया बात है ना, हमारा तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर फोकस है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस है, तो ये सही हो गया ना फिर तो। अब देखते हैं, ये छोटा पैसेज है, हम इसको डायरेक्टली पढ़ेंगे, नहीं तो फिर भी यहां से देखते हैं। एजेंट दैट कॉजेज दिस इफेक्ट इज अ कैटरपिलर फेसेस ऑफ रॉड्स। The find that could new Lloyd compounds associated with plant response to pathogens like fungi or bacteria. Evolution as indoor caterpillars, they can induce the plant to turn off its defense against insect. अब देखो ये क्या बोल रहा है ना,
मतलब इसका अगर आपको मतलब समझ में आए, कैटरपिलर जिस प्लांट पे देखता है ना, उसका जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है ना, उसको मतलब बंद कर देता है ये। ओके, टर्न ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इंसेक्ट प्रेडेटर्स। तो उस प्लांट को इंसेक्ट खा सकते हैं, इसका ये मतलब है। तो हम इसे ऑर्गेनिक और इकोलॉजिकली सस्टेनेबल पेस्टिसाइड्स के लिए यूज नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, कोई इशू नहीं है, कर सकते हैं इसे। ओके, मतलब आपको सिर्फ आइडिया लेनी है। ये बोला है कि कैटरपिलर्स को वीड्स के ऊपर मतलब बैठने ऐसे कुछ बना दिया जाए वगैरह वगैरह, इसी चीजों पे फोकस है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा ये पैसेज में ना डायरेक्टली कुछ मेंशन नहीं था, तो ये ना थोड़ा टफ पैसेज था। और इसका आंसर था ना जो पैसेज में से फाइंड आउट करना, ये अगर आपको लग गया तो ठीक है, क्योंकि आपको ऐसी वर्डिंग फाइंड आउट करना आपका इतना काम होना, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा मेडिटेशन किया करो। आपका दिमाग है ना एग्जाम में काम होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए, पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए एग्जाम में आपका। मतलब आपको ऐसी वर्डिंग मिल जाए आपके, मैंने जो भी आपको बताने वाला हूँ, मतलब मैं पूरे 9 लेक्चर्स लेने वाला हूँ इसके बाद, उसमें आपको मैं इतनी सारे मतलब चीजें बताऊंगा ना आपको, मतलब वो एग्जाम में जाके डायरेक्टली क्लिक हो जानी चाहिए, आपको कॉम्प्रिहेंजन देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला है क्रक्स, मैंने आपको बोला है क्रक्स, अगर ये पैसेज है तो क्रक्स यहाँ पे मिलता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, रिस्पॉन्सिबल मीडिया शुड नॉट डिस्टॉर्ट द रियल इन एन आइडियल डेमोक्रेसी। अब देखो ये पॉजिटिव है, जो रियल है उसे डिस्टॉर्ट नहीं करना चाहिए रिस्पॉन्सिबल मीडिया ने। ओके, फेक न्यूज सीम्स इनहेरेंट इन द लाइफ ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। अब देखो मतलब डेमोक्रेसी में फेक न्यूज इनहेरेंट है, ये तो एक्सट्रीम हो गया ना भाई, निगेटिव है ये। मतलब डेमोक्रेसी में फेक न्यूज होता ही है, ऐसा अगर कोई बोल रहा है तो आप क्या बोलोगे? अरे नहीं भाई गलत बोल रहा है तो गलत कर दो ना, इसे नेगेटिव है। सी, देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अरे हमारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है, तो ये क्या बात हो गई कि आपके मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे कोई मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं हो? कॉन्स्टिट्यूशन के अलग मतलब अगेंस्ट में जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के अगेंस्ट में जा रहा है, कर दो इसे गलत। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के खिलाफ कुछ भी जा रहा है ना, तो उसे गलत कर दो, डायरेक्टली गलत हो गया है। इरिस्पॉन्सिबल मीडिया एंड पॉलिटिकल लीडर्स कैन नॉट बी इफेक्टिवली कंट्रोल्ड इन एन। अब देखो ये तो इम्पॉसिबल बात कराएगी, कैन नॉट बी इफेक्टिवली कंट्रोल मतलब कंट्रोल नहीं किया जा सकता उन्हें। अरे भाई पेसिमिस्टिक स्टेटमेंट हो गया ये। हमें जो सिविल सर्वेंट चाहिए वो ऑप्टिमिस्टिक होने चाहिए। अगर वो उससे बोलेंगे कि कैन नॉट बी कंट्रोल, भाई हमसे ना हो पाएगा, अरे भाई तुमसे ना हो पाएगा तो तुमसे तो यूपीसी भी ना हो पाएगा, क्यों कर रहे हो तुम यूपीसी? इनकरेक्ट कर दो इसे। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, रिस्पॉन्सिबल मीडिया शुड नॉट डिस्टॉर्ट द रियल इन, मतलब जो रियल है उसे मतलब वो डिस्टॉर्ट ना करे, फेक न्यूज प्रमोट ना करे, ये कहता है ये पैसेज। अब देखो हम पहले देखते हैं लास्ट सेंटेंस। A normatively responsible media through its communication effect has the responsibility to circulate the content of reality without distortion। हो गया हमारा आंसर, लास्ट के लाइन में ही था। देखो ऐसा होता है, यही मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, यही आपको मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट, देखो मैसेज, मैंने आपको बोला ना मैसेज यहाँ पे मिलता है आपको पैसेज के एंड में। देखते हैं क्या, नॉलेज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर लीड्स टू मोर कैपिटल एक्सपेंडिचर इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब देखो अगर आपको कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में नॉलेज है तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा कैसे? ये तो कम होगा ना। आप कंज्यूमर बिहेवियर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स मैनेज करोगे, उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करोगे, तो ये तो अच्छी स्ट्रैटेजी हुई ना, ये तो नॉलेज के खिलाफ जा रहा है, तो इसे इनकरेक्ट कर देंगे। हमारा एक ऑप्शन तो चला गया, हमारे 33% की प्रोबेबिलिटी बन गई। दूसरा, नॉलेज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड एंड दस हेल्प्स इन ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अब देखते हैं क्या है आगे। ये पॉजिटिव सा स्टेटमेंट है, इसको हम कुछ मतलब गलत या सही नहीं मान सकते। आगे देखते हैं फिर भी, इनकरेक्ट इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस गिव अ लॉट ऑफ कंफर्ट टू होम यूजर्स एंड इंप्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब देखो ये जो है ना कि हाँ इसको कंफर्ट प्रोवाइड कर दिए, मतलब ऐसा मतलब ये आपके मिथ के साथ खेलता है कि हाँ इंटरकनेक्टेड डिवाइस है। अरे भैया हम टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे पैसेज कुछ अलग ही बोल रहा है। और लॉट ऑफ ये जो है ना, ये अटेंशन सीकिंग वर्ड है, और मैंने आपको पहले बोला अटेंशन सीकिंग वर्ड जहां पे भी आ जाए ना उसे इनकरेक्ट कर दो, कोई मतलब नहीं उसका, इनकरेक्ट कर दो, डायरेक्टली इनकरेक्ट कर दो उसे, कुछ भी मतलब उसे रखो ही मत। इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस कैन बी एट सिक्योरिटी रिस्क एंड होम यूजर्स मे हैव प्राइवेसी रिस्क। अब देखो ये थोड़ा सा है ना, मे आया है कैन भी आया है, तो हमारे हिसाब से ये मॉडरेट स्टेटमेंट है, और ये तो मे आ गया ना तो आप उस स्टेटमेंट को सही कर सकते हो। मैं आपको यही पे बोल दे रहा हूँ, ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट होता है, इसे आप सही कर सकते हो। अब देखो ये दोनों स्टेटमेंट थे जिसमें हमें करें, क्योंकि ये भी एक स्टेटमेंट था जो अच्छा था, पॉजिटिव था, इसमें कुछ निकलने लायक था नहीं, और इसमें भी नहीं था। अब देखो इन दोनों में से चूज करना है तो मैं इसके साथ जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे कैन भी है, मे भी है, बहुत मॉडरेट स्टेटमेंट है। अब देखो लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि लास्ट एक दो लाइन आप पढ़ लो। अब देखो, कॉर्पोरेट marketers will have powerful incentives to observe consumer behavior to understand the buying needs and preferences of the device owners।
ऑब्जर्व द कंज्यूमर बिहेवियर टू अंडरस्टैंड द बाइंग नीड्स एंड प्रेफरेंस ऑफ द डिवाइस ओनर्स। अब देखो ये प्राइवेसी के बारे में बात तो हो रही है थोड़ी। Nowadays, there is a growing trend to use interconnected home devices. As consumers increasingly network their homes, the connected home device manufacturers and service providers will seek to overcome thin profit margins by gathering more of our personal data. तो क्या हो गया, ये प्राइवेसी रिस्क होगी ना, सिक्योरिटी रिस्क होगी ना, विथ और विदाउट अवर एग्रीमेंट, हमारे कंसेंट के खिलाफ भी जा सकते हैं, टर्निंग द होम इनटू ए कॉर्पोरेट स्टोर फ्रंट। प्राइवेसी रिस्क आ गई क्या यहाँ पे, आ गई ना, तो हमारा आंसर बन गया सही। तो इसीलिए हमें सिर्फ फोकस करना है कीवर्ड्स पे, पर्सनल डेटा, विदाउट अवर एग्रीमेंट, कॉर्पोरेट स्टोर फ्रंट, ऐसी चीजों पे फोकस करना है। जो भी ऐसे कैची वर्ड्स होते हैं ना, हमें उन पे फोकस करना है। हो गया हमारा आंसर, ये गलत हो गया, हमारा सही हो गया ये। आगे चलते हैं, क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो यहाँ पे इन्होंने बोला है क्रक्स, हमें डायरेक्टली मतलब सेंटर पॉइंट पे फोकस करना है। क्रक्स, मैसेज, assumption, इन्फरेंस, सेंटर आइडिया, ऐसी चीजों पे फोकस करना है। स्टेटमेंट नंबर ए, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इज इनिमिकल टू अवर ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग हाई रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ। अब देखो मैं आपको यहाँ पे एक राज की बात बताने वाला हूँ। जीडीपी ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर आपको चूज करना है। इकोनॉमिक ग्रोथ जिस भी स्टेटमेंट में मेंशन होता है वो इनकरेक्ट होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिस भी स्टेटमेंट में मेंशन होता है सही होता है। यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ के बारे में बात चल रही है, इनकरेक्ट होगा। दूसरा, पॉवर्टी इरेडिकेशन, मैंने आपको पहले भी बोला, वहां पे कुछ तो था, मतलब हमने ऊपर डिस्कस किया ना, मैंने आपको वहां पे मेंशन किया था कि इरेडिकेशन वर्सेस रिडक्शन। जहां पे इरेडिकेशन आए, इलिमिनेशन आए, इनकरेक्ट करना है। अगर रिडक्शन आए तो मतलब सही करना है। और यहाँ पे क्या, पॉवर्टी इरेडिकेशन इज नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल बोल रहे हैं। इम्पॉसिबल तो ये तो गलत हो जाएगा ना फिर, मतलब ये पेसिमिज्म है, पेसिमिस्टिक स्टेटमेंट है, तो इनकरेक्ट हो जाएगा। विदाउट द रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड नॉट पॉसिबल, ये तो मैंने बोला ना आपको, पेसिमिस्टिक स्टेटमेंट हो गया ये। इम्पॉसिबल जहां पे भी आ जाए, नॉट पॉसिबल जहां पे भी आ जाए, इनकरेक्ट कर दो इसे। इरेडिकेशन जहां पे भी आ जाए, इनकरेक्ट कर दो। इकोनॉमिक ग्रोथ भी आ जाए यहाँ पे, तो इतनी सारी नेगेटिव चीजें आ गई, तो हो गया ना फिर गलत। मेंटेनिंग हाई एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स इज नाउ प्रीरेक्विजिट फॉर अचीविंग स्टेडी सफिशिएंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। ये तो बढ़िया लग रहा है मेरे को, ये स्टेटमेंट बहुत बढ़िया है। सारे कीवर्ड्स उठा के एक ही जगह पे डाल दिए, सारे बढ़िया बढ़िया कीवर्ड्स। इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड, स्टेडी, सफिशिएंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, मैंने वैसे भी आपको बोला है इंक्लूसिव ग्रोथ आपको जहां पे भी मिल जाए ना, तो आपको सही करना है भाई वो। ओके, तो ये हमारे हिसाब से सही हो गया। विथ लार्ज पॉपुलेशन, पहले तो बोला लार्ज हो गया, अटेंशन सीकिंग वर्ड आ गया यहाँ पे, एक्सट्रीम वर्ड आ गया, रॉन्ग हो जाएगा। मैंने आपको बोला पॉपुलेशन जहां पे आ जाए इनकरेक्ट कर दो। रैम्पेंट पॉवर्टी आ गया। लिमिटेड रिसोर्सेज इन टूडेज वर्ल्ड कैन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कैन नॉट बी प्रिवेंटेड एंड इनइक्वालिटीज आर इनएविटेबल। भाई कितना पेसिमिस्टिक स्टेटमेंट है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, इनइक्वालिटीज आर इनइविटेबल। अरे भाई ऐसे सिविल सर्वेंट्स नहीं चाहिए। अगर ऐसे जो इसको चूज करेगा ना, वो सिविल सर्वेंट्स यूपीएससी को चाहिए, यूपीएससी को ऐसे सिविल सर्वेंट चाहिए जो सी ऑप्शन चूज करेंगे। ओके, कर दो सी ऑप्शन चूज। अब देखते हैं क्या है इसमें, लास्ट देखते हैं। रिसोर्स इंटेंसिव एंड इन पर्टिकुलर एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेसेस विल नीड टू मेक वे फॉर मोर एफिशिएंट एंड रिसोर्स फ्यूगल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज इफ यू आर टू अवॉइड इकोनॉमिक dead end or world in which only a small elite is able to enjoy influence in the midst of a sea of poverty। इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में बात कर रहा है और इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स के बारे में भी बात कर रहा है। यहाँ पे क्या बोला है, एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेसेस विल नीड टू मेक वे फॉर एफिशिएंट एंड रिसोर्स फ्यूगल डेवलपमेंट। ये क्या बात कर रहा है, इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा है, तो हमारा आंसर हो गया ना सही, सी। अब देखो लास्ट के कुछ पैसेज बचे हैं, एक दो तीन, दो तीन ही पैसेज हो गए, वो देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पे देखो मैसेज बोला इन्होंने, क्या है, इट इज अ पोएट्री नॉट साइंस और रिलीजन विच रिकॉग्नाइजेस एंड एक्सेप्ट्स इनपरफेक्शंस इन ह्यूमंस। अब देखो ये प्रॉपरली इंग्लिश लिटरेचर का पैसेज है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आंसर आएगा। आप इसे विदाउट पढ़े आंसर मत करो, कभी भी मत करो, ये गलत हो जाएगा फिर नहीं तो। ट्रूथ इज रिवील्ड थ्रू साइंस और रिलीजन एंड पोएट्री इज एनाथेमा टू ट्रूथ। अब देखो एनाथेमा का आपको वर्ड नहीं पता ना, तो बिना हिचकिचाए हिंदी पढ़ लो। अरुचिकर लिखा है यहाँ पे, अरुचिकर, इसलिए हिंदी पढ़ लिया करो। कभी कभी अगर आपको नहीं पता चला ना, फिर काव्य सत्य के लिए अरुचिकर नहीं भाई, अरुचिकर कैसे हो सकता है। देखो ये थोड़ा सा गलत वर्ड हो गया। पोएट्री इज रोमांटिक, इमेजिनरी एंड इज अबाउट फीलिंग, वेयर साइंस एंड रिलीजन आर अबाउट ट्रूथ। हमें नहीं पता क्या है। इन वर्ल्ड ऑफ वायलेंस, टायरेनी एंड बायोगेटरी, पोएट्री इज अ फॉर्म ऑफ डायनेमिक रेजिस्टेंस। पता नहीं हमें क्या है। अब देखते हैं इसमें क्या है। अब देखो यहाँ पे तो हमें, मैं बोलूंगा यहाँ पे पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा। अनलाइक रिलीजन एंड साइंस, पोएट्री डज नॉट पोजिट और एक्सपेक्ट एनी बिलीफ इन एब्सोल्यूट ट्रूथ।
Poetry does not believe or posit expect any belief in absolute truth. It is a poetry or not science and religion which recognizes and accepts imperfections in humans. यहाँ पे तो पहले मतलब स्टेटमेंट में ही आंसर था, लेकिन हम हमारा जो नॉर्मली क्या होता है ना, हमें यहाँ से शुरू करना होता है। ये मैंने इसलिए शुरू किया क्योंकि मुझे लगा कि पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पहले ही स्टेटमेंट में आंसर आ गया। यहाँ से हम यहाँ से पढ़ते हैं, अगेंस्ट द टायरनी ऑफ ट्रूथ poetry remains a partisan of democratic reality. Against the arrogance of power, wealth, and hierarchy, poetry proposes both humility and defiance. Okay. Unlike religion and science, poetry does not posit or expect any belief in absolute truth. हमारा आंसर आ गया था यहाँ पे सेकंड पार्ट, मतलब ये होता है हमारा फर्स्ट पार्ट, ये होता है हमारा सेकंड पार्ट, ये होता है हमारा थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारा आंसर आ गया था, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि पूरा पैसेज पढ़ लिया करो। इंग्लिश लिटरेचर क्या होता है ना, यहाँ पे कहीं पे भी कुछ भी मिल सकता है आपको। ऐसे पैसेज आपको पढ़ने हैं, ये अनकन्वेंशनल पैसेज है, फिलोसॉफिकल है, लिटरेचर के पैसेज है, ये आपको पढ़ने हैं। यहाँ पे लिखते क्या है, एजम्पशन बोला है, द ऑथर ऑफ द पैसेज बिलीव्स दैट फ्लावर्स आर क्रिएशंस ऑफ नेचर्स लग्जरी। अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली बोला है, ऑथर ऑफ द पैसेज का क्या मतलब है भाई, यहाँ पे आपका नॉलेज मत लगाओ, क्योंकि ऑथर का तो कुछ भी मतलब हो सकता है। यहाँ को आपको रीड करने हैं पैसेज। ओके, ये 2024 में थोड़े से ज्यादा ही ऐसे पैसेज है, ऐसे नॉर्मली इतने पैसेज आते नहीं है, मतलब फिलोसॉफी या लिटरेचर के ऊपर। ओके, पहला स्टेटमेंट है, ऑथर ऑफ द पैसेज बिलीव्स दैट फ्लावर्स आर क्रिएशंस ऑफ नेचर। Okay, flowers are the creations of nature's luxury. The author of the passage does not believe in the usefulness of flowers except as things. अब देखो यहाँ पे भी हमने पढ़ा does not believe in the usefulness of flowers as except as things of beauty. तो इसके लिए तो हमें हमें नहीं पता ऑथर क्या कह रहा है, इसलिए हमें पैसेज पढ़ना पड़ेगा। The perfume is not there to please us; it pleases us because it is there and we have conditioned to it. The flower was not invented to please us; it flaunted its petals and sprayed its perfume to attract an insect. The insect carries the pollen from flower to flower, so that pollen is not carried away by wind and thus not wasted. What we call a flower beauty is merely a byproduct and a human invention. तो देखो यहाँ पे author of the passage believes that flowers are nature creations of luxury. No, wrong हो गया ये। और इन्होंने क्या बोला है, that does not believe in usefulness of flowers except, अरे नहीं भाई, फ्लावर का तो मेन रोल तो पॉलिनेटर, मतलब ये कुछ तो पॉलन ग्रेन्स वगैरह है ना यहाँ पे, इसके लिए है ना। तो ये तो मतलब सब्सिडियरी है, ब्यूटी उसका जो स्मेल है वो तो ब्यूटी है, परफ्यूम वगैरह ये तो मतलब इसका बाय प्रोडक्ट है, ये इसका मेन एम नहीं है, दोनों भी नहीं है। तो हमारा आंसर हो गया डी। तो ऐसे चीजों में आपको पैसेज पढ़ने हैं। ओके।